रीचा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए साफ साफ बता देता हूँ। मुझे पता है तुम सुहाग की सेज पर बड़े अरमानों के साथ बैठी हो। आज हमारी सुहागरात है। तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, लेकिन मैं तुम्हें शायद पति का प्यार नहीं दे पाऊंगा। इतना सुनते ही रीचा नजर ऊपर करके पहली बार सुभजीत को देखती है। सुभजीत देखने में काफी खूबसूरत था। लंबे चौड़े हट्टे खट्टे गोरे बदन और उसके ऊपर से हल्की सी दाढ़ी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। दीवानी हो गई थी रीचा सुभजीत को देखते ही। लेकिन सुभजीत की बातें सुन उसका कलेजा रुक सा गया था। वो हैरानी से सुभजीत को देखने लगती है। सुभजीत कहते हैं, रीचा, मैं बस माँ की वजह से मजबूरी में तुमसे शादी किया हूँ, क्योंकि माँ हार्ट की पेशेंट है। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। अगर मैं इस बार शादी से मना कर देता तो मुझे पूरा यकीन था कि माँ शायद हमारे बीच में ना रहती। रीचा, माँ की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी, लेकिन मुझे माफ़ करना। मुझे पता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। शायद मैं तुम्हें पति का प्यार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन क्यों सुभजीत, ऐसी क्या बात है? बोल पड़ी रीचा। बात यह है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही ऐसा लगा जैसे रीचा के शरीर में उसकी जान ही निकल गई हो। सुहाग की सेज पर बैठी नई नवेली दुल्हन जहाँ अपने पति से प्यार की उम्मीद करती है, उसका इंतजार करती है कि कब उसका पति आकर अपना प्यार उसके ऊपर लुटाए, उससे प्यार के 2 बोल बोलेगा, उसे समझेगा, कुछ अपनी कहेगा, कुछ उसकी सुनेगा। लेकिन यहाँ पर तो सुभजीत ने आकर उसे ये बोल दिया कि उसका प्यार किसी और के लिए है। रीचा अपने आप से ही अंदर ही अंदर लड़ रही थी कि तभी सुभजीत बोल पड़ा, रीचा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बार फिर से रीचा सुभजीत की आंखों में देखती है। तुम माँ को कभी ये मत पता चलने देना कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब सब तुम्हारे ऊपर है। मेरी माँ की जिंदगी तुम्हारे ऊपर है। रीचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसू सुभजीत से छुपाते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर माँ के लिए यह शादी की है तो पत्नी होने का हक ना सही। पत्नी होने के नाते मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी भी माँ जी को एहसास नहीं होने दूंगी कि हम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। आप भले ही मुझे अपनी पत्नी ना माने, लेकिन मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ और आप मेरे पति हैं, इसलिए आप घबराइए मत। माँ जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कहते हुए रीचा शादी का जोड़ा निकालकर बेड पर सो गई। सुभजीत भी वही पास ही पड़े सोफे पर सो गए। एक बार रीचा के मन में आया कि वो अपने मम्मी पापा को फोन करके सारा कुछ बता दे या भाग जाए, लेकिन जो प्रॉब्लम सुभजीत के माँ के साथ थी, वही प्रॉब्लम तो रीचा के पापा के साथ भी है। अगर पापा को कुछ हो गया तो फिर माँ भाई बहन सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अभी एक बहन और भाई की शादी होनी बाकी थी। रीचा बेचारी मजबूर हो गई थी। न मायके में बता सकती, बता भी देती तो शायद मायके वाले उसे यहाँ से ले भी जाए, और वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सुभजीत को देखते ही सुभजीत के लिए उसके दिल में प्यार था। भले ही सुभजीत रीचा को पति का प्यार ना दे, लेकिन सुभजीत का रीचा के आसपास रहना ही रीचा के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नहीं था कि सुभजीत रीचा को पति का प्यार नहीं दे रहा था तो उसका ख्याल नहीं रखता था। सुभजीत रीचा का बहुत ख्याल रखता था। छोटी से छोटी जरूरत को समझता था, नॉर्मली बातें करता था, हंसी मजाक करता था। रीचा को भी अपनी जिंदगी काटने के लिए ये सब कुछ सही लग रहा था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि जब सुभजीत मुझसे इतना खुलकर बोलते हैं, बातें करते हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे वो मेरे प्यार को भी समझे। बस यही एक उम्मीद और सुभजीत की माँ के डर के साथ साथ अपने पापा का डर उसकी जबान पर ताला लगा दिया था। वैसे भी रीचा बहुत सीधी सादी थी। उसे सुभजीत सब कुछ बताता था कि आज वो रिया से मिलकर आया, रिया ने उसे क्या गिफ्ट दिया, उसने रिया को क्या दिया। सुभजीत सब कुछ उसे दिखाता था। सब कुछ देख सुनकर रीचा तड़प कर रह जाती, लेकिन उसने कभी भी सुभजीत के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे तकलीफ होती है। ये सब सुनकर धीरे धीरे दिन निकलता गया। एक दिन अचानक ही सुभजीत का एक्सीडेंट हो जाता है और सुभजीत का एक हाथ और एक पैर टूट जाता है। रीचा सुभजीत का खूब ख्याल रखती। पहली बार ऐसा था कि रीचा सुभजीत को अपने हाथ से खाना खिलाती, पानी पिलाती, उसे अपना सहारा देकर
बेड पर बैठा देती। शादी के 6 महीने बाद ऐसा हुआ था कि रीचा शुभजीत के इतने करीब आई थी, वो भी ऐसी हालत में। शुभजीत का एहसास पाते ही रीचा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती, एक अजीब सी एनर्जी आ जाती उसमें। रीचा पूरा मन लगाकर शुभजीत की सेवा करती थी। शुभजीत ऑफिस जाने के लायक नहीं था। लगभग 1 महीने अब उसे बेड रेस्ट ही करना था। इसलिए फ़ोन करके शुभजीत ने रीचा को अपने बारे में बता दिया और उससे मिलने के लिए भी बुलाया। रिया, तुम आसपास रहोगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा और तुम यहीं पर आ जाओ। लेकिन शुभजीत, मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ तुम्हारे घर वाले? अरे उनकी टेंशन तुम ना लो रिया, मैं उन्हें समझा दूंगा कि ऑफिस का काम है, इसलिए तुम्हें आना पड़ता है। तुम बस फटाफट से आ जाओ। तुम्हें देखे 2 दिन हो गए, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। बेचारी रीचा वही पास बैठी शुभजीत के लिए सेव काट रही थी। वो चुपचाप शुभजीत की बातें सुन रही थी। देखने पर चाहे भले ही ऐसा लग रहा कि रीचा को शुभजीत की बातों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन ये तो रीचा का दिल ही जानता था कि वो अंदर ही अंदर कितना रो रही थी। लेकिन ये आंसू शुभजीत को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी तड़प बस रिया के लिए थी। वो बार बार रिया को फ़ोन करता, मैसेज करता। आज शुभजीत का एक्सीडेंट हुए 1 हफ्ता हो गए थे। इन 1 हफ्ता में रिया का एक बार भी फ़ोन शुभजीत के लिए नहीं आया, ना ही उसका हालचाल पूछने के लिए रिया आई। अब शुभजीत बेचैन हो रहा था रिया से मिलने के लिए। वो बार बार पागलों की तरह उसे फ़ोन करता, मैसेज करता। 10 बार फ़ोन करने पर 1 बार जाकर रिया फ़ोन उठाती। रिया की आवाज़ सुनते ही शुभजीत की आंखों में चमक आ गई थी। वो बोला, रिया, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें 1 दिन भी नहीं देखता हूँ तो मुझे कितनी बेचैनी होती है, और आज तो 1 हफ्ता हो गया। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैंने बताया था ना, इस समय मैं बेड पर हूँ, बिल्कुल भी हिलने लायक नहीं हूँ। इसके बाद भी तुम नहीं आई। मुझे तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आ रहा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मैं यह पागल हुए जा रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। शुभजीत, पागल तो मैं भी हूँ तुम्हें देखने के लिए। मैं भी बेचैन हूँ। तुम्हें ये सब क्या हो गया? लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत खुद खराब है। मुझे इतना तेज बुखार है, मैं उठ भी नहीं पा रही। मैं कितना तड़प रही हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, ये मैं ही जानती हूँ। क्या तुम्हें बुखार है रिया? एक काम करो, तुम अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से इलाज कराओ, और दवाई के लिए, डॉक्टर की फीस के लिए मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है रिया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ। कहते हुए तुरंत शुभजीत ने रिया को 5,000 रुपये पेटीएम कर देता है। बेचारी रीचा पास में बैठी पति की सारी हरकतें देखती रहती, सुनती रहती। रिया के लिए पागल शुभजीत को देख रीचा का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो शुभजीत के चेहरे को ध्यान से देखती, कैसा मुरझाया सा चेहरा हो गया था। जैसे ही शुभजीत को पता चला कि रिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपना दुख दर्द भूल बैठा था। बार बार कहता, रीचा, तुम्हें पता है बेचारी रिया बहुत बीमार होगी, तभी तो वो मेरे पास नहीं आई, नहीं तो अब तक उसे चैन नहीं मिलता। तुमने अभी उसे देखा नहीं है ना? मुझे जरा सा भी खरोच आ जाता तो पागल हो जाती है, लेकिन इस बार लग रहा सच में बहुत बीमार है, तभी तो नहीं आ पाई। मैं भी सोचूं आखिर आई क्यों नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे कुछ हो जाए और रिया ना आए। रीचा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि शुभजीत खुद को तसल्ली दे रहा या रीचा को। तभी शुभजीत का दोस्त राघव आता है। रीचा को देखते ही राघव मुस्कुराते हुए रीचा को नमस्ते कर शुभजीत के पास आकर कहता है, क्या शुभजीत, क्या कर लिया तूने भाई? बता, अच्छा खासा था यार। मैं तो जैसा भी हूँ ठीक हो जाऊँगा। रीचा मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन तुझे पता है रिया की तबीयत बहुत खराब है। वो बीमार है, अकेली है, उसके पास कोई नहीं है। मुझे बस उसी की चिंता हो रही है। शुभजीत के मुंह से रिया की बातें सुन राघव डर के हैरानी से शुभजीत को तो कभी रीचा को देखने लगता है। रीचा से नजरें मिलते ही राघव अपनी नजरें चुरा लेता है और धीरे से शुभजीत से कहता है, शुभजीत, क्या कर रहा है तू? पागल है? भाभी के सामने तू रिया की बातें कर रहा है? अरे यार राघव, इसमें चोरी वाली क्या बात है? रीचा को सब कुछ पता है। मैंने उसे पहले दिन ही सब कुछ बता दिया था। क्या? हाँ, पूछ लो। जैसे ही राघव रीचा की ओर देखता है, रीचा अपने आंसुओं को लाख छुपाने की कोशिश करती है,
लेकिन आखिरकार वो भी तो एक इंसान ही थी ना। पति का दर्द कितना बड़ा होता है ये एक पत्नी ही समझ सकती है। ऋचा अपने आंसुओं को छुपाने की लाख कोशिश करती है। आखिरकार राघव से नजरें मिलते ही ऋचा के आंसू ऋचा के दर्द के सबूत दे जाते हैं। राघव को ऋचा के ऊपर बहुत तरस आता है। वो शुभजीत को समझाते हुए कहता है, यार शुभजीत, तू ये भाभी के साथ सही नहीं कर रहा है यार। देख, उन्होंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। वो चाहती तो तुझे छोड़कर भी चली जाती, लेकिन शायद उनके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं जो तुम्हारी माँ की तकलीफ के साथ साथ खुद के पापा की तकलीफ देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें जरा भी उन पर दया नहीं आती। उस इंसान ने खुद की खुशी कुर्बान कर दी दूसरों के चक्कर में। देख राघव, तू मेरा दोस्त है तो दोस्त की तरह बातें कर। ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने पहले ही दिन ईमानदारी से ऋचा को सब कुछ बता दिया था। कोई झूठ नहीं बोला मैंने ऋचा से। थोड़ी देर बाद राघव वहाँ से चला जाता है। उसे ऋचा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पूरे रास्ते राघव के आगे ऋचा का चेहरा, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू आ रहे थे। राघव को जितना ही ऋचा पर तरस आता, उससे ज्यादा शुभजीत पर गुस्सा आता था। गाड़ी चलाते चलाते अचानक ही राघव की नज़र रेस्टोरेंट में बैठी किसी लड़के के साथ कॉफी पीते हुए रिया पर गई। रिया को सही सलामत देख राघव हैरान था, क्योंकि शुभजीत ने कहा था कि रिया की तबीयत खराब है, वो अकेली है। लेकिन यहाँ तो रिया अच्छे खासे पूरे मेकअप के साथ बातें कर रही है, हंस रही है। मतलब रिया ने जानबूझकर शुभजीत से झूठ बोला ताकि उसे मिलने न जाना पड़े, और शुभजीत ने उसके झूठ को सच मान लिया। राघव ने गाड़ी एक साइड में लगाई और बाहर से ही जूम करके उसने रिया की वीडियो बनाई, और वही पास में एक दुकानदार को कुछ पैसे देकर उसका नंबर लेकर कुछ कहते हुए तुरंत ही वापस गाड़ी उसने शुभजीत के घर की ओर मोड़ ली। राघव को अचानक से दोबारा देख रिया के साथ साथ शुभजीत भी हैरान हो गया। शुभजीत ने पूछा भी, क्या हुआ राघव, कुछ भूल गए हो क्या? हाँ भाई, भूल गया था, लेकिन मैं नहीं, तुम अपने पत्नी को, अपने रिश्ते को, एक झूठे रिश्ते के चक्कर में राघव तू फिर आ गया बकवास करने। मैंने मना किया था ना तुझे, और मैं कोई झूठ नहीं बोला हूँ। मैंने ऋचा को पहले दिन सब कुछ बता दिया। तुम्हारे सामने खड़ी है ऋचा, पूछ लो। भाई वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने कहा था ना कि रिया की तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है। तुम्हें खुद से ज़्यादा उसकी चिंता है ना। तो ये देखो, मैं अभी जा रहा था, रास्ते में मुझे रिया मिली कॉफ़ी पीते हुए किसी लड़के के साथ। ये देख कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। रिया ने तुमसे झूठ बोला था, उसे कोई बीमारी नहीं है। तुमने उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे दिए थे ना। वीडियो देखते ही शुभजीत बौखला जाता है। वो उल्टा राघव को ही डांट लगाता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, राघव तू जलता है मेरे से, तुझे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, तू दोस्त नहीं दुश्मन है। पुरानी वीडियो लाकर दिखा रहा है। मेरी रिया मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। हम दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा है तू। मुझे तुम्हारे जैसे सांप की जरूरत नहीं है। शुभजीत, बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। तुम बहुत बुरा बोल रहे हो मेरे लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी करो, लेकिन जाने क्यों मैं भाभी का चेहरा देख अपने आप को ही दोषी ठहराने लगा था। शायद तुम्हें भाभी की तकलीफ दिखाई नहीं देती। उनकी आंखों के आंसू 2 मिनट के लिए ही मुझे अपनी सारी कहानी कह दी। मुझे पता था मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने वही के दुकानदार को कुछ पैसे देकर उसका नंबर ले आया हूँ, ताकि मैं तुझे यहाँ से लाइव दिखा सकूँ कि रिया इस समय कहाँ है और क्या कर रही है। कहते हुए राघव ने उस दुकान वाले को फ़ोन लगाया। दुकान वाला फ़ोन लेकर रिया के बहुत पास आकर पहुंच गया। रिया वाकई में सही सलामत अच्छा खासा हंसते हुए किसी लड़के के हाथों में हाथ डाले बातें कर रही थी। शुभजीत को विश्वास ही नहीं हुआ रिया के ऊपर। उसने तुरंत ही राघव के हाथ से फ़ोन छीनते हुए बड़े ही ध्यान से रिया को देखने लगा। अब चाहे एक बार देखे या 1000 बार देखे, जब रिया सामने थी तो रिया ही दिखेगी। शुभजीत ने तुरंत रिया को फ़ोन लगाया और उससे पूछा, रिया कहाँ हो, डॉक्टर को दिखा लिया? शुभजीत ने अपने फ़ोन से रिया से बातें कर रहा था, लेकिन रिया लाइव राघव के फ़ोन में आ रही थी। रिया ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ शुभजीत, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया। डॉक्टर ने 10 दिन बाद बुलाया है, बहुत कमज़ोरी हो गई है,
इसलिए मैं आराम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहते हुए रिया ने फ़ोन काट दिया। सुभजीत एक तरफ वीडियो कॉल में रिया को देख रहा था, दूसरी ओर हैरानी से राघव को, तो कभी रीचा को। रीचा खुद हैरान थी ये देखकर कि रिया साफ साफ झूठ बोल रही है। उसकी कोई भी तबीयत खराब नहीं है, अच्छी खासी वो बाहर घूम रही है। सुभजीत ने दोबारा रिया को फ़ोन लगाया और रिया से कहा, रिया एक बात बताओ, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम बीमार हो? सुभजीत कैसी बातें कर रही हो? रिया अगर तुम सच में बीमार थी तो रेस्टोरेंट में बैठे कॉफ़ी कैसे पी रही हो? अब रिया भी डर गई, हैरान थी ये सोचकर कि आखिर सुभजीत को ये बात बताई किसने। रोते हुए कहने लगी, सुभजीत डॉक्टर को दिखाने निकली थी, मैं कोई कॉफ़ी नहीं पी रही। अच्छा तो डॉक्टर को दिखाने गई थी ना? हाँ बिल्कुल डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो मतलब तुम सही कह रही हो कि तुम किसी के साथ कॉफ़ी नहीं पी रही? हाँ सुभजीत किसी के साथ नहीं, तुम्हारी कसम। साफ साफ झूठी कसम खा ली रिया ने और घबराहट इधर उधर देखने लगती है कि कहीं से सुभजीत तो नहीं देख रहा। उसे रिया की घबराहट वीडियो कॉल में साफ साफ दिखाई दे रही थी और इधर सुभजीत के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने रिया से कहा, रिया तुम डॉक्टर की पर्ची मुझे भेजो जहाँ दिखाने गई थी। अब रिया की हालत खराब, अब वो क्या करे? कुछ सोचते हुए उसने कहा, सुभजीत अभी मैं बुरी तरह से थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद पर्ची देती हूँ। कहते हुए दोबारा से रिया ने फ़ोन काट दिया। रिया के फ़ोन काटने से सुभजीत गुस्सा होकर फ़ोन पटक देता है। रीचा लगातार सुभजीत को ही देखे जा रही थी। सुभजीत का गुस्सा देख राघव कहता है, तुम चाहे गुस्सा करो, फ़ोन पटक दो या जो भी कर लो, तुम्हारे एक भी बातों का असर रिया पर नहीं होने वाला है। वो तो शुरू से ही तुमसे झूठ पर झूठ बोलती आई है, तुमसे बस पैसे लेते आई है। उसे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से मतलब है, जिसे तुम प्यार समझ बैठे। सच्चा प्यार तो तुम्हारे सामने कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ा है, जिसे तुमने मजबूरी में पत्नी का नाम दिया है। वो प्यार जो अपने प्यार के बदले तुमसे प्यार की उम्मीद भी नहीं करता है। तुम्हारी पत्नी जो ऐसी हालत में निस्वार्थ तुम्हारी सेवा किए जा रही है, बिना किसी लालच के। तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे माँ बाप की, सबकी सेवा किए जा रही है। एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो, वहाँ तुम्हें दिखाई देगा सच्चा प्यार, सच्ची तड़प। और रिया के साथ तुम्हारा कैसा प्यार है, जो तुम्हारी इतनी बुरी हालत पर भी तुम्हें देखने नहीं आई, तुमसे मिलने नहीं आई, ऊपर से झूठ पर झूठ बोलकर तुमसे पैसे मांग रही है। एक बार देखना तो दूर, तुमसे फ़ोन पर हालचाल भी नहीं ले पाती है। इस समय वो बाहर पूरी तरह से आज़ाद घूम रही है, क्योंकि उसे पता है कि तुम बेड से उतरने लायक नहीं हो। तब तक के लिए उसने अपने लिए एक नया मुर्गा ढूंढ लिया है। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोगों को रिया जैसी लड़कियां फंसाकर अपने काम चलाती है, अपना घर बार चलाती है, और तुम उनके चक्कर में पड़कर सीधी सादी भोली भाली रीचा भाभी जैसी लड़कियों का घर बर्बाद करते हो। अब तो तुम समझो, अब तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है ना। इसके बाद भी अगर तुम्हारी आंखें ना खुली ना, तो सच में मुझे खुद तुमसे दोस्ती नहीं रखनी है। जो अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर नहीं कर सकता, वो भला दोस्ती की क्या ही कदर करेगा। कहते हुए राघव वहाँ से चला जाता है। राघव की बातें सीधा सुभजीत के दिल पर जाकर लगी थी। वो रीचा की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से लगातार बिना आवाज के आंसू निकल रहे थे। पहली बार शायद सुभजीत का रीचा की ओर देखने का नजरिया बदल गया था। उसने रीचा की आंखों में देखा, जहाँ सच में उसके लिए फिक्र, प्यार दिखाई दे रहा था। रीचा और रिया की तुलना में रीचा हर जगह रिया से भारी पड़ रही थी। सोचने के लिए मजबूर हो गया था सुभजीत कि अगर सच में रिया मुझसे प्यार करती तो मेरी ऐसी हालत में मेरे पास रहती, मेरे साथ रहती, लेकिन ये तो बाहर किसी और के साथ। अब सुभजीत को अपने आप से घिन आने लगी थी कि उसने रिया जैसी लड़की से प्यार किया था। बड़ी हिम्मत करके उसने रीचा को अपने पास बुलाया, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, रीचा मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, एक पत्नी की अहमियत को नहीं समझ पाया। सुभजीत की आंखों में आंसू आ गए थे। रीचा ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आज पहली बार सुभजीत का उसे प्यार भरा स्पर्श मिला था। बिना कुछ बोले वो चुपचाप सुभजीत के सीने पर
अपना सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसे उसका पति वापस मिल गया था। अपने पति की बाहों में ऋचा पिछले सारे दुख को भूल गई थी, क्योंकि उसे आने वाली नई जिंदगी का स्वागत भी तो करना था। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।